हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो अगर इसके नाम पे जाए तो हमें पता चलता है एक ऐसा एक्शन पोटेंशियल मींस ऐसा पोटेंशियल हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिसकी वजह से हमारा सेल कोई काम करता है, कोई एक्शन प्रोड्यूस करता है। ये पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? एक वोल्टेज। एक्शन पोटेंशियल के हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स वो मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, उसमें कैसे केमिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है हमारे न्यूरॉन्स में, कौन सा पोटेंशियल पे वो वर्क कर रहा है। ये सारी चीजें हम एक्शन पोटेंशियल पे देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहला है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर इसके नाम पे जाए तो हमें पता चलता है कि कोई ऐसा पोटेंशियल जो हमारे सेल के रेस्टिंग पोजिशन पे रहता है। मीन्स हमारा सेल जिस टाइम रेस्ट कर रहा है तो उस टाइम क्या पोटेंशियल है, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। आरएमपी या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मान लेते हैं एक सेल है, मान लेते ये सेल है, ये भी रेस्ट के पोजीशन पे। तो अगर हम देखें रेस्ट के पोजीशन में क्या रहता है, इसका उस टाइम पोटेंशियल कितना रहता है रेस्टिंग पोजीशन पे? -70 टू -90 मिली वोल्ट। ये है एक रेस्टिंग पोटेंशियल। ये कब रहता है? जब सेल रेस्ट पे रहता है तो यहाँ पे ये वोल्टेज मिलता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल नेगेटिव में है। ये पॉजिटिव में भी हो सकते थे, +70 टू 90 भी हो सकते थे, बट ये माइनस में रहते हैं। तो इसका क्या रीजन है? इसके मेजरली 3 रीजन है। पहला है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तीसरा है हमारा सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। तो उससे पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल है यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई रहता है और सेल के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन हाई रहता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक ऐसा पंप है जो एक्ट करता है एटीपी की हेल्प से। मींस यहाँ पे काम करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। जहां पे भी एटीपेज लिखा रहेगा मींस वहां पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज में क्या रहता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो वो बाहर जाना चाहेगा और सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो अंदर आना चाहेगा। पर इस पंप में क्या होता है, 3 जब पोटेशियम बाहर जाते हैं तो 2 सोडियम अंदर आते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब अगर 3 बाहर जा रहे हैं और सिर्फ 2 ही उसको बैलेंस करने आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई। अगर एक पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो चुका है। ठीक, तो मान लेते हैं अगर स्टार्टिंग में 0 पोटेंशियल पे था तो अब क्या हो गया, ये मान लेते हैं -5 या -10 पहुंच चुका होगा। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, वोल्टेज नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, जो पोटेशियम है इसकी परमेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है, मीन्स इजीली सेल को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये जो पोटेशियम चैनल्स हुए, पोटेशियम पंप्स है या आयन चैनल्स जो है ये पोटेशियम का, तो ये इजीली पोटेशियम बाहर चले आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बाहर जाते हैं क्योंकि इनकी परमेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग गया। सेकंड, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो अंदर आना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम है ये तो अंदर आ रहा है बट इनकी परमेबिलिटी बहुत कम है, ये इजीली अंदर आ नहीं पाते हैं, ये परमेबिलिटी इनकी बहुत कम है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 बाहर जा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही अंदर आ पाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम अंदर तो आ रहे हैं बट बहुत कम, जिसकी वजह से मान लेते हैं अगर 1-2 को भी न्यूट्रलाइज कर दे रहा है बट फिर भी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस रह जा रहे हैं। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से सेल का पोटेंशियल नेगेटिव में रहता है। तो वो 3 रीजन क्या हो गए, सोडियम पोटेशियम एटीपेज या लीकी पोटेशियम चैनल और लीकी सोडियम चैनल। सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम चैनल हैज लो परमेबिलिटी, इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहे, इनकी परमिशन आने की कम है। और लीकी पोटेशियम चैनल क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाहर चले जाते हैं इसलिए इनको लीकी पोटेशियम चैनल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बाद हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन या नस्ट पोटेंशियल।
तो वो है हमारा। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नष्ट पोटेंशियल की ओर। अब हम देखेंगे नष्ट पोटेंशियल के बारे में। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि जब ये पोटेशियम बाहर जाने लग गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और बाहर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नष्ट पोटेंशियल में यहाँ से पोटेशियम बाहर जाने लग गया, बट अंदर नेगेटिव होने की वजह से क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है। तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जहां पे ये पोटेशियम बाहर तो जा रहा है, बट इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेशियम अंदर आने लग गया। तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे पोटेशियम जितना बाहर जा रहा है उतना ही अगर अंदर आने लगे, ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंडीशन जहां पे जितना पोटेशियम बाहर जा रहा है वो इस ग्रेडियंट की वजह से उतना अंदर भी आ रहा है। मींस यहाँ पे जितना ही मूवमेंट हो रहा है वो अब कोई फर्दर इफेक्ट अपना शो नहीं कर पा रहा है, वो अब एक पॉइंट पे आके रुक चुका है। तो इसी पॉइंट को हम नष्ट पोटेंशियल कहते हैं, उस पोटेंशियल को हम नष्ट पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल को हम एक इक्वेशन के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं, जो है, तो इस इक्वेशन के थ्रू हम नष्ट पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो ऐसा कौन सा पोटेंशियल है पोटेशियम के लिए जहां पे ये सिचुएशन प्रोड्यूस होगी। तो ठीक, तो इस कंडीशन में क्या रहता है, ये तो 61.5 हुआ, ये log base 10, ये लगभग रहता है 5 और इन रहता है 150। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग आता है -90 मिलीवोल्ट। सिमिलरली हम क्लोरीन का भी फाइंड कर सकते हैं, सोडियम का भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्लोरीन का रहता है -86, सोडियम का रहता है पॉजिटिव 36 मिलीवोल्ट। इन केस ऑफ कैल्शियम, जैसे कैल्शियम के केस में क्या होता है, यहां पे 61.5 की जगह आता है 30.75 log base 10 आयन इन। तो ये कैल्शियम के केस में यहाँ पे ये हाफ हो जाता है। तो कैल्शियम का मोस्टली रहता है हमारा 123 मिली वोल्ट। तो ये हो गया वेरियस आयंस के पोटेंशियल जहां पे आयंस का इन और आउट इक्वल हो जाता है, मीन्स वो नष्ट पोटेंशियल पे आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा नष्ट पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हमने ऑलरेडी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नष्ट पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आता है हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या हुआ, अगर इसके नाम पे जाए तो हमें पता चल रहा है कि कोई चीज ग्रेडेडली मीन्स थोड़ा थोड़ा करके या तो ऊपर जाएगी या थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगी। ग्रेडेड का मतलब यही होता है कि थोड़ा 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 कहीं किसी पॉइंट पे जाना। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये कोई पोटेंशियल है, ठीक, ये मान लेते हैं हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ। अगर यहां से स्टार्ट करें तो थोड़ा 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 करके ये ऊपर की ओर जाएगी या थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर आएगी। तो इसी चीज को ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं, मींस थोड़ा थोड़ा ऊपर या थोड़ा थोड़ा नीचे आने को ही ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हमें पता है ये कितना था, -70 मिली वोल्ट। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, अगर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो क्या होगा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचेगा, जो क्या कितना होता है -55 मिली वोल्ट। और हाइपरपोलराइजेशन मींस जो -70 था वहां से -90 वोल्ट पे जाने को हम हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। तो अगर हम दोबारा से इस ग्राफ को देखें, मैक्सिमम एक सेल का पोटेंशियल +30 तक जाता है और मिनिमम -90 तक जाता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो अगर ये मान लेते हैं कोई न्यूरॉन है, तो इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल हुए, कोई आयन चैनल हुआ। मान लेते हैं ये एक न्यूरॉन है, इसके ऊपर भी एक न्यूरॉन होगा और यहाँ पे एक साइनेप्स होगा। साइनेप्स मीन्स गैप। तो क्या होता है, एक सेल अभी कितने पे है, -70 पे है। तो जैसे ही कोई ड्रग आके इस पे बाइंड करेगा, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल हुआ। जैसे मान लेते हैं अभी ग्लूटामेट आके एक्ट करे, ग्लूटामेट आके जैसे ही बाइंड करेगा, क्या होगा, ये सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देगा। सोडियम आने लगेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ये -70 से पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगेगा। सोडियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, ये धीरे 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 70 की ओर बढ़ने लगेगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जहां पे ये -55 तक पहुंच जाएगा, धीरे धीरे प्लस चार्जेस बढ़ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे -55 पे पहुंचेगा, क्या होगा, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अगर इसके नाम पे जाए तो पता चल रहा है कि कोई वोल्टेज पे ये चैनल ओपन हो जाएगा। वो वोल्टेज क्या है, -55 मिलीवोल्ट, जो है हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो जैसे ही इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करेगा, ये सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो सीधा सडनली यहां से +30 तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोडियम चैनल का ओपनिंग। सिमिलरली कोई केस ऐसा हो जहां पे क्या होगा, ग्लूटामेट की जगह इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन है, मींस यहां पे अगर अब गावा आ जाए तो क्या होगा, अब यहां पे गावा आ जाए तो क्या होगा, ये क्लोरीन चैनल को ओपन करेगा। क्लोरीन चैनल मींस अब यहाँ पे क्लोरीन जाने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये और नेगेटिव की ओर आने लगेगा, धीरे धीरे नेगेटिव की ओर आने लगेगा। ये धीरे से -70 से 90 की ओर आने लगेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल में अब हम दो टर्म्स और देखेंगे। वो दो टर्म्स हैं टेम्पोरल समेशन और स्पेशियल समेशन। टेम्पोरल समेशन और स्पेशियल समेशन में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूरॉन है, ये हमारा न्यूरॉन है, इसके ऊपर एक न्यूरॉन लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये एक सिग्नल पहुंचाएगा। तो अगर इसको हम यहां पे देखें, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं हमारा कोई दूसरा ग्राफ है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक सिग्नल पहुंचा है तो ये सिर्फ यहां तक पहुंचा, फिर रुक गया, फिर इसने थोड़ी देर बाद और एक सिग्नल भेजा, तो फिर क्या करेगा, ये नीचे आके फिर से थोड़ा ऊपर गया, थोड़ी देर बाद और एक सिग्नल भेजा, ये ऊपर गया। तो इस केस में ये पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्लो सिग्नलिंग कर रहा है। बट इसी जगह पे स्पेशियल समेशन में क्या होगा, एक साथ मल्टीपल न्यूरॉन आके उसको एक्टिवेट करेंगे, उस पर फायरिंग करेंगे, जिससे यहां से जल्दी ये इजीली थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कोई एक्शन हमारे सेल में, हमारे न्यूरॉन्स में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता है, किस तरीके से हमारा सेल एक्ट करता है। तो आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। हमने अब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख लिया है, नर्स्ट पोटेंशियल देख लिया है और ग्रेडेड पोटेंशियल देख लिया है। ये कैसे हेल्प कर रहे हैं हमारे एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देखेंगे अपना एक्शन पोटेंशियल। तो फोर्थ है हमारा एक्शन पोटेंशियल, कैसे एक न्यूरॉन अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये मेथड हुआ हमारा एक्शन पोटेंशियल, कौन सा वोल्टेज है जहां पे कोई एक्शन प्रोड्यूस होता है। मान लेते हैं ये हमारा न्यूरॉन 1 हुआ, ये न्यूरॉन 2 है और ये मान लेते हैं थर्ड न्यूरॉन है हमारा। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक एक करके एक्शन प्रोड्यूस होगा, मींस ये एक के बाद एक को सिग्नल पहुंचाएंगे, जिससे पहले इससे यहाँ फिर इससे यहाँ, ऐसे करके फर्दर सिग्नल का ट्रांसफर होगा हमारी बॉडी में। तो मान लेते हैं यहां से जैसे कोई केमिकल रिलीज होगा, वो आके क्या करेगा, यहाँ पे लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल पे एक्टिवेट करेगा। इससे क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सोडियम इन्फ्लक्स हमारे सेल के अंदर आने लगेगा तो क्या होगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पे था वो धीरे धीरे पॉजिटिवली ऊपर आता रहेगा।
मींस 70 से धीरे धीरे 55 की ओर आएगा। तो जैसे वो 55 के वहां पे पहुंचा तो इसके अंदर वोल्टेज कितना हो गया, -70 से पहुंच चुका है ये -55। तो जैसे ये -55 पे पहुंचेगा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। मींस ऐसे सोडियम चैनल जो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो यहां से बहुत सारे सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। ये फिर क्या करेगा, -55 से +30 की ओर पहुंचा देगा। यहां से सीधा सडनली ये +30 की ओर पहुंचा देगा। -70 से -55 फिर 30 की ओर जाने को, इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहते हैं। मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या अबव को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। कई बार बुक्स में टर्म्स रहेगा सेल का डीपोलराइजेशन होना, रीपोलराइजेशन और फिर हाइपर पोलराइजेशन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये टर्म बहुत ही कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो 70 से ऊपर की ओर जाने को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। अब जैसे ही सेल्स +30 पे पहुंच गए, यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ये कैल्शियम चैनल है जो कौन से है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ये +30 पे एक्ट हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहां से कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। कैल्शियम आके क्या करेंगे, जो वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स में क्या होता है, हमारे केमिकल मैसेंजर स्टोर्ड रहते हैं। तो ये वैक्यूल को आके एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे ये वैक्यूल को आके एक्टिवेट करेंगे। इनसे क्या होगा, ये वैक्यूल ओपन हो जाएगा। जैसे ही वैक्यूल ओपन होगा, यहां से केमिकल मैसेंजर आके बाहर आएगा और ये इस पे बाइंड करेगा। जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे बाइंड किया था, और अब इस न्यूरॉन में भी सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, पहले 70 पे था, फिर वहां से सोडियम आने से, यहाँ से सोडियम आना स्टार्ट हुआ। सोडियम ने क्या किया, -55 पे पहुंचाया। -55 पे क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल स्टार्ट हो गया, जिससे ये +30 तक पहुंच गया। अब इसको नीचे आना है, तो इसके लिए क्या होता है, ये +30 पे जैसे कैल्शियम चैनल होता है, वैसे ही +30 पे क्या होता है, पोटेशियम चैनल भी ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोटेशियम चैनल होंगे, ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे और क्या करेगा, ये पोटेशियम को बाहर भेजने लगेगा। ये सडनली पोटेशियम को क्या करता है, बाहर भेजता है और ये वोल्टेज धीरे धीरे नीचे आ जाता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लिया, +30 वाले पोटेंशियल से जब जैसे नीचे आ जाता है, ये एक्शन पोटेंशियल हुआ इसका। ठीक, जैसे एक्शन पोटेंशियल से नीचे की ओर आता है, एक्शन पोटेंशियल से नीचे की ओर आने को क्या कहेंगे हम, रीपोलराइजेशन। ये प्रोसेस हो गया हमारा रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, मान लेते हैं ये इसने अपना एक्शन शुरू खत्म कर दिया, जैसे सेल से जो भी केमिकल मैसेंजर थे वो बाहर आ गए। बट अगर क्या हो, यहां से दोबारा से मैसेंजर इस पे आके बाइंड करे, तो क्या ये दोबारा से यहां से आते आते के दोबारा वापस जा सकता है? तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता जब तक ये चैनल प्रॉपरली क्लोज ना हो जाए। जब तक ये चैनल प्रॉपरली क्लोज ना हो जाए, ये सारे चैनल, तब तक ये दोबारा इस पे बाइंड करके इसको ओपन नहीं कर पाते हैं। मींस ये सारे चैनल अभी खुले हैं, ये पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो जब तक ये सारे बंद नहीं होंगे तब तक ये इस पे आके बाइंड नहीं करेगा नहीं और अच्छे से इसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वापस आ रहा है तो ये दोबारा ओपन नहीं होगा, दोबारा एक्साइट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक टर्म आता है EPSP एंड IPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। मींस जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ग्लूटामेट आके एक्ट करेगा तो क्या करेगा, मान लेते हैं जब ग्लूटामेट आता है तो ये सोडियम चैनल को ओपन करेगा। सोडियम चैनल को ओपन करेगा तो ये क्या कर रहा है, इसको एक्साइट कर रहा है कि अपना एक्शन प्रोड्यूस करे। तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये साइनेप्स के बाद है ना, इसलिए पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सिमिलरली IPSP में क्या होता है, मान लेते हैं जब गाबा आके बाइंड करेगा
ये दोनों क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। जब गावा आगे बाइंड करता है तो गावा क्या करता है, क्लोरीन चैनल को ओपन करता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, ये -70 से और नीचे की ओर जाएगा, कोई एक्शन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो इसलिए इनहिबिट कर रहा है ना एक्शन को, इसलिए इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो आप ये याद रखना, कई बार ये टर्म्स भी आते हैं, ईपीएसपी आईपीएसपी क्या है। मींस जब कोई ऐसा मॉलिक्यूल आके बाइंड करे और इसको एक्टिवेट करे, इसको एक्साइटेट करे, तो वो हो गया ईपीएसपी। जब इसको इनहिबिट करे तो वो हो गया आईपीएसपी। अब देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो मान लेते हैं ये इस टाइम पे एक्शन अपना प्रोड्यूस करा, फिर प्रोड्यूस करके धीरे धीरे नीचे आने लग गया, तो इस टाइम को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस दौरान दोबारा से ये न्यूरॉन एक्साइट नहीं होगा। ठीक है, मींस जैसे ये नीचे आने लग गया, यहाँ पे दोबारा से एक्साइटेशन नहीं हो सकता। आप एक ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप अभी जमीन पे खड़े हैं, आप यहां से जंप लगाइए तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जैसे आपने जंप लगाया तो क्या हुआ, यहां से जंप लगाया आप यहां तक पहुंच गए, मीन्स आपने जमीन से थोड़ा ऊपर आ गए। तो क्या आप नीचे आते वक्त दोबारा से अर्थ को टच किए बिना दोबारा ऊपर आ सकते हैं क्या, नहीं ना। तो मीन्स आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा, पहले आपको ग्राउंड को टच करना पड़ेगा, तभी तो फोर्स लगा के ऊपर जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने जंप किया फिर वापस आ रहे हैं, फिर यहाँ से आके मन हुआ कि नहीं और ऊपर जाना है तो यहाँ से फिर से वापस चले गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब रीपोलराइजेशन के वक्त ये सेल दोबारा से एक्साइट नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये टाइम पीरियड है जहां पे दोबारा से हम सेल को एक्साइट नहीं कर सकते। फिर जैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच चुका है, मींस यहाँ पे आके पहुंच चुका है, अब ये क्या करेगा, थोड़ा सांस लेने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही पहुंचा, अब ये नीचे आ गया -90, फिर ये वापस आने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस टाइम पीरियड में भी सेल दोबारा से एक्साइट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या चाहिए हमें, और न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए जिससे ये इसको एक्टिवेट कर सके। इसका रीजन क्या है, जहां पे रेस्टिंग पोटेंशियल पे हमें -70 से एक्ट करवाना था, -70 से हम सोडियम देना स्टार्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या होगा -90 से, मींस ये जो 20 का गैप है इसको भी हमें फुलफिल करना पड़ेगा जिससे वो दोबारा से एक्ट कर सके। बट ये काम कर सकता है, मींस ये दोबारा से एक्साइट तो हो सकता है ना, बट हमें यहाँ पे हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने अब अर्थ पे कदम रखते ही दोबारा जंप कर सकता है ना, बट उसको थोड़ी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया हमारा एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट। इसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन में यहां से यहां तक आना, ठीक है। अब यहां से ये जो नीचे गया इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। यहां से ऊपर तक हो गया डीपोलराइजेशन, यहां से यहां तक डीपोलराइजेशन, फिर यहां से यहां तक रीपोलराइजेशन, और इसके नीचे आने को हाइपर पोलराइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स है और कहां पे काम कर रहे हैं ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये आपका एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।